Good morning everyone. I am Rashmi Samant and today I will discuss about the topic sickle cell anemia. Sickle cell anemia is an inherited blood disorder in which abnormal hemoglobin causes the RBC to distort and attained sickle shape is termed as sickle cell anemia. मीन्स जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है। इनहेरिटेड इंडिकेट करता है ऐसी डिजीज़ जो जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में पास ऑन होती है, उसको हम इनहेरिटेड बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका एबनॉर्मल फॉर्म बनता है और वो आरबीसी का शेप एंड साइज चेंज कर देता है। नॉर्मल आरबीसी के शेप एंड साइज से वो सिकल शेप की बन जाती हैं, इसीलिए इस डिसऑर्डर को हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। इन नॉर्मल केसेस जो हेल्दी आरबीसीज होती हैं वो फ्लेक्सिबल और राउंड शेप की होती हैं, तो वो इजीली ट्रैवल कर जाती हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू। लेकिन इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया जो आरबीसी फॉर्म होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड, स्टिकी और सिकल शेप की होती हैं, तो वो इजीली ब्लड वेसल के थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है etiology. Sickle cell anemia is a genetic disorder in which the affected individual inherits from each parents a gene for hemoglobin HbS. क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन्स के थ्रू हमें मिलता है, तो जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा उसमें उसके हर एक पेरेंट से आइदर मदर और फादर दोनों से ही एक जो हीमोग्लोबिन जीन मिलेगा वो म्यूटेशन फॉर्म में मिलेगा HbS. इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन होने के बाद अगर लो ऑक्सीजन टेंशन होता है तो आरबीसीज का शेप एंड साइज चेंज हो जाता है और वो सिकल शेप की हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइलेंट सिम्टम्स। इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फटीग मतलब थकावट, रैपिड हार्ट बीट, कोल्ड हैंड एंड फीट, चेस्ट पेन, हेडक, पेलनेस और बर्थलेसनेस। सिकल सेल क्राइसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो भी सिकल सेल आरबीसीज हमारी होती हैं वो कलेक्ट होके जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देती है। तो उस कंडीशन में कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एब्डोमेन रीजन या फिर बोन ऑफ आर्म एंड लेग्स। यहाँ पे अगर हम हमारा हमारा इन हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा या सडन टेम्परेचर चेंज हो जाएगा या हम कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने लगेंगे तो पेन अटैक्स होने लगते हैं। उस कंडीशन को हम सिकल सेल क्राइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैथोजेनेसिस। इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया जो पैथोजेनेसिस होती है तो वो बेसिकली 2 स्टेप्स के थ्रू होती है। फर्स्ट जो स्टेप है वो होता है हीमोग्लोबिन जीन म्यूटेशन और सेकेंड जो स्टेप है वो होता है ब्रेकडाउन ऑफ हेल्दी आरबीसी टू सिकल शेप आरबीसी। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो भी क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो जो हीमोग्लोबिन का जीन होता है वो नॉर्मल जो जीन होता है वो HbA फॉर्म में होता है। और जो भी ऐसे कैरियर्स होते हैं मदर और फादर जिसमें HbS जीन प्रेजेंट होता है उनके मिलने की वजह से जीन म्यूटेशन की वजह से जो हीमोग्लोबिन का जीन होता है वो HbS में कन्वर्ट हो जाता है। SBS जो जीन होता है वो क्या करता है, जो आरबीसीज होते हैं उसमें रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन की वजह से हीमोलाइसिस प्रोसेस होता है। हीमोलाइसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी और वो राउंड शेप के जो आरबीसी होते हैं वो सिकल शेप के बन जाते हैं और सिकल सेल एनीमिया कॉज हो जाता है। जब भी हमारी बॉडी में सिकल सेल एनीमिया कॉज होता है तो हमें फटीग कंडीशन आती है, वीकनेस होती है, कभी कभी हमारे मेंटल फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाते हैं। उसके अलावा बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता और अगर आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोसिस।
इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया हम साइलेंट सिम्टम्स को देखकर या फिर नॉर्मल ब्लड टेस्ट करके भी डायग्नोज कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे और ये चेक करेंगे कि आरबीसी का शेप एंड साइज कैसा है। जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस टेस्ट। ये टेस्ट बेसिकली न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के लिए होता है। इसमें ब्लड सैंपल को लिया जाता है और उसमें हीमोग्लोबिन एस की प्रेजेंस को चेक किया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन एस प्रेजेंट होता है उसमें तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस टेस्ट पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट। सिकल सेल एनीमिया को हम लोग मेडिकेशंस के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन को दिया जाएगा। जो भी अफेक्टेड चिल्ड्रंस हैं जिनका एज 2 मंथ टू 5 ईयर्स है, उनको हम लोग देंगे पेनिसिलिन, क्योंकि वो और भी जो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस होते हैं उससे प्रिवेंट करता है, क्योंकि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स नेचर का होता है। उसके अलावा हाइड्रोक्सी यूरिया मेडिकेशंस देंगे। उनके रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी पेनफुल क्राइसिस हो रही हैं उससे रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें जो भी डोनर्स होते हैं उनसे हम हेल्दी आरबीसीज का कलेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद हम इंट्रावेनसली पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं वो हेल्दी आरबीसीज, इसलिए इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। Some other medications में वैक्सीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन द केस ऑफ नियोनेटल कंडीशन या जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। जैसे कि उनको हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाई जाएगी, फ्लू जितने भी एनुअल फ्लू होते हैं उनकी वैक्सीन्स लगाई जाएंगी। तो इन वैक्सीन से क्या होता है, बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी उसको इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है तो और अदर इन्फेक्शंस उसको नहीं होते हैं, इसलिए वैक्सीनेशंस प्रॉपर वे में किए जाते हैं। उसके अलावा पेन रिलीविंग मेडिकेशंस दी जाती हैं। ये मेडिकेशन सिकल सेल क्राइसिस के टाइम पे जो भी बहुत ज़्यादा पेन अटैक्स आते हैं उस चीज़ से नॉर्मलाइज करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है असेसिंग स्ट्रोक रिस्क। इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया जो डॉक्टर्स होते हैं वो छोटे बच्चों में ये चेक करते हैं कि स्ट्रोक कंडीशन तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू चेक किया जाता है कि जो भी ब्लड वेसल्स हैं उसमें आरबीसीज एक्यूमुलेट तो नहीं हुई हैं। आरबीसीज में जब हीमोलाइसिस हो जाएगी तो आरबीसीज सिकल शेप की हो जाएंगी, तो वो सिकल शेप आपस में कंपाइल होके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जो कि किसी भी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है। स्ट्रोक के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाता है तो ब्रेन अटैक आता है। तो छोटे बच्चों में हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये चीज़ डायग्नोज कर पाते हैं तो कि कहीं स्ट्रोक की कंडीशन तो नहीं बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम लोग जेनेटिक स्क्रीनिंग करवाएंगे। उसके अलावा नियोनेटल स्क्रीनिंग होती है। नियोनेटल स्क्रीनिंग एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें बेसिकली जो भी न्यूबॉर्न्स होते हैं उनके बर्थ के विदिन 24 आवर्स के बाद उनकी बॉडी से ब्लड सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उनकी स्क्रीनिंग की जाती है कि उनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन करेंगे, अलग अलग तरीके की वैक्सीन्स जो भी प्रोग्राम होता है न्यूनेट्स के लिए उनको प्रॉपर टाइमिंग में वैक्सीन्स देंगे ताकि उनकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स है उसका किस तरीके से यूज़ करना है बॉडी में, उसको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उसका करना है, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज पेरेंट एंड पेशेंट्स एजुकेशन। इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है तो लोगों को इसके बारे में अवेयर कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लास्ट पॉइंट है कॉम्प्लिकेशन। इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस कॉज होते हैं, स्ट्रोक कंडीशन आती है, डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कंडीशन आती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसलिए आएगी क्योंकि जो भी आर्टरीज होंगी पल्मोनरी आर्टरी उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा, उस वजह से हाइपरटेंशन कंडीशन आ जाएगी। जॉइंटिस कंडीशन होती है। जॉइंटिस कंडीशन इसलिए होती है
क्योंकि हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज होता रहता है, उस वजह से जॉइंडिस कॉज होता है। और लास्ट वन है एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। थैंक यू।